Welcome to the session of the income tax e-filing individual taxation. So in this particular video, we are going to discuss about the capital gain. So आज हम discuss करने वाले हैं about the capital gain. So let's begin. So हम इसको as आप aware रहोगे कि capital gain है वो fourth head of income है. तो इट इज अ फोर्थ हेड ऑफ इनकम. तो जैसे 5 हेड ऑफ इनकम होता है, जैसे फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, देन थर्ड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, सो फोर्थ कम्स कैपिटल गेन. ओके, देन फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल गेन. सो एंटायर कंप्यूटेशन को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए कैपिटल गेन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. एंड इट्स ऑल्सो एनकाउंटर्ड, आप बार बार आपको आपके क्लाइंट्स हो गया या आपको पर्सनली भी काफी बार इसके क्वेरीज और इसके रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द कैपिटल गेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कैपिटल गेन क्या है. सिंपली टू पुट, any profit or gain that arises from the sale of capital asset is called as a capital gain. यानी कि अगर कोई भी एसेट, कैपिटल एसेट को आप बेचते हो तो उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो वो हमारा हो गया कैपिटल गेन. सो गेन कैन बी नेगेटिव और अ पॉजिटिव, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज द सेल ऑफ व्हाट. सो कैपिटल एसेट, यानी कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो तो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्सेशन लगेगा. तो ये कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, लेट्स सी. फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, घर हो गया, मकान हो गया, व्हीकल हो गया, गाड़ी हो गए, पेटेंट्स हो गए. जैसे बड़े बड़े कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग पर्पस अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस के अलग अलग प्रोडक्ट के पेटेंट्स खरीदे जाते हैं. तो वो पेटेंट्स हम खरीदे आज हमने और फ्यूचर में हम उसको बेच रहे हैं. जैसे कि ट्रेडमार्क्स भी हो गया, लीज होल्ड राइट्स, यानी कि लंबे समय के लिए अगर हम कोई एसेट को रेंट पे लेते हैं तो उसको लीज होल्ड राइट्स बोलते हैं. तो ये सब हम किसी कंपनी से खरीदते हैं. बट जब हम उसको बेचेंगे, अगर उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेशन होगा. वैसे ही मशीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कैपिटल एसेट. अभी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है अबाउट द कैपिटल गेन. सबके लाइफ में कभी ना कभी आपने ये ट्रांजेक्शन किया होगा, इवन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर कैपिटल गेन. बट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैंड एंड बिल्डिंग एंड हाउस प्रॉपर्टी. दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये हमेशा कभी ना कभी आपने इसको एनकाउंटर किया होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल लेते हैं कि कैपिटल गेन क्या है, पहले उसको ओवरऑल अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसका टैक्सेशन के बारे में भी हम बात करेंगे. ओके, सो ओवर हियर लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस प्रॉपर्टी. सो हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई आप घर खरीदते हो, ओके, जैसे आपने घर खरीदा है समझो 10 लाख में. ओके, 1 अप्रैल 2005 में आपने कोई एक घर खरीदा है. ओके, नाउ अब इसको आप बेच रहे हो 2020 में, समझो हम उसको सेल कर रहे हैं. वी आर सेलिंग ऑन 1 सितंबर 2020 फॉर 50 lakhs. यानी 2005 के ईयर में हमने घर को 10 लाख में खरीदा था, आज हम 50 लाख में उसको बेच रहे हैं. ठीक है, अगर कोई में राह चलते इंसान हो, कोई लेमैन पर्सन हो, अगर किसी को भी हम पूछेंगे, इवन आप भी इसका आंसर दे सकते हो कि इस पे गेन कितना हुआ. गेन बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू. अब यहाँ पर जो सेल वैल्यू है वो 50 लाख रुपया है एंड जो परचेज वैल्यू है 10 लाख रुपया. तो जो हमारा आंसर बनता है यहाँ पर वो 40 लाख रुपया है. तो ये लेम टर्म्स के लिए है, यानी कि नॉर्मल बेसिक अगर किसी से भी पूछोगे, ये प्राइमा फेसी यानी कि देखकर इसको बता सकते हैं कि 40 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है. बट ओवर द इयर्स हम लोग ने बट ये इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन नहीं होगा. इट विल डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शंस. ओके, सो अगर इतना सिंपल होता कैपिटल गेन टैक्सेशन तो कैपिटल गेन इतना डिफिकल्ट नहीं होता. सो ओवर हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 40 लाख रुपया गेन है. ठीक है, नॉर्मल इंसान के लिए 40 लाख रुपया गेन है. बट अब उसके पहले गेन कैलकुलेट करने से पहले 2-3 सवाल है वो हमें करने होंगे. खुद से सवाल करने होंगे, ट्रांजेक्शन से सवाल करने होंगे कि ये एसेट का पर्टिकुलरली होल्डिंग पीरियड क्या है, यानी कि एसेट को कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने होल्ड किया है.
सो दैट इज POH, दैट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग. ओके, तो उसको पोहा भी बोलते हैं, POH, दैट इज अ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एसेट. तो सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें चेक करना होगा कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है. यानी कि जब आपने खरीदा और जब आप बेच रहे हो उसके बीच में का जो टाइम फ्रेम है, कितना समय लग रहा है. व्हाट इज द गैप बिटवीन द सेल एंड परचेज. अगर गैप 24 महीने से ज्यादा है तो वो हमारा बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. So holding period is more than 24 months, then it is a long term capital gain. इसको हम प्यार से LTCG भी बोल सकते हैं, that is long term capital gain. Okay, and if not, अगर प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीद कर बेच कर उसके बीच में का गैप है वो 24 महीने से कम है, if it is less than 24 months, then it is a short term capital gain. अब यहाँ पर ऐसा अलग अलग क्यों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों. यहाँ पे टैक्सेशन में फर्क है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलग टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलग टैक्स लगता है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि LTCG है कि STCG है. STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहले हमें कोई भी ट्रांजेक्शन को देख के प्राइमा फेसी यही डिसाइड करना है. सब फटाक से 10 सेकेंड में डिसाइड कर लो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है. ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली इसके अंदर जो गैप है 15 साल का है. सो इट इज मोर देन 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल से तो कई ज्यादा है. 15 साल तो हमने एसेट को होल्ड किया था. POH हमारा 15 साल का है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, सो दिस वे वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट. ओके, सभी एसेट्स के अलग अलग होल्डिंग पीरियड है. तो लैंड एंड बिल्डिंग का अलग है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग है, व्हीकल का अलग है. सो हम वो सब आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर. तो अब अगर हम अगेन बात किया तो इसमें 40 लाख का हमारा प्रॉफिट था. बट यू नो ये प्रॉफिट इतना इजीली कंपेरेबल नहीं है. क्यों कंपेरेबल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे कि बहुत बार आपके पेरेंट्स हो गया या मेरे भी पेरेंट्स हो गए, कोई भी फलाना चीज अगर आप आज खरीदने जा रहे हो तो बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे इतने में वो मिल रहा था. सपोज लेट्स एज्यूम 1990 में अगर इफ माय फादर सेज कि एक समझो एक टी शर्ट, जस्ट एन एग्जांपल, 100 रुपीज का आ जाता था. मैक्सिमम 100 रुपीज हमें खर्चा करना पड़ता था. बट इन द ईयर 2021 अगर आज के टाइम पर देखोगे तो 400 रुपीज के करीब अगर आपको कॉस्टिंग पड़ता है. so they compare in this particular manner कि पहले 100 रुपए में मिलता था, आज 400 रुपए में मिल रहा है. ठीक है, तो दिस कंपैरिजन इनवैलिड. ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके पेरेंट्स, क्या मेरे पेरेंट्स ने जो भी रेट बताया वो 1990 का है. आज का ईयर है 2021, तो उसके बीच में क्या आ गया, टाइम आ गया. दैट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम. ओके, और टाइम के हिसाब से जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो एक अच्छा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे ही ईयर्स बढ़ते हैं, ओवर द ईयर्स क्या हो जाता है, मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है. तो यानी कि अगर कोई चीज 1990 में 100 रुपए में आता था, आज उसके लिए हम 400 रुपए खर्चना पड़ रहा है. इसका मतलब क्या है, इसमें क्या ऐड हो चुका है, इन्फ्लेशन ऐड हो चुका है. दैट इज द इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द इयर्स इन द प्राइस. ओके, प्राइस बढ़ते जा रहा है दिन भर दिन. सो ये इनकम्पेरेबल है. आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो. पेरेंट्स को बोल सकते हो कि नहीं, ये वो 100 रुपए तब भी का 100 रुपए था, आज का 400 रुपए अलग है, आज का 100 रुपए का वैल्यू अलग है. तो आज का 100 रुपए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. ये 100 रुपए में ओवर द ईयर्स एवरी ईयर गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज डिसाइड करती है कि ये साल इन्फ्लेशन कितना था, 4% था, 5% था, 6%, 7% एक्सेट्रा. तो ओवर द ईयर्स उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते जाएंगे. तो कहीं वो 100 रुपए का वैल्यू आज के टाइम पर इट विल बी अराउंड 350 रुपीज और 370 रुपीज. ओके, अब ये कंपेरेबल है. ठीक है, अब ये हमारा कौन सा हो गया, रिवाइज कॉस्ट हो गया. यानी कि ये जो 100 रुपया 1990 का था, आज हमने उसमें इन्फ्लेशन ऐड किया तो वो 100 रुपए का वैल्यू बनता है करीब 350 से 380 रुपए. ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. अब ये कंपेरेबल है. तो कोई भी डिफरेंट टाइम जोन से या डिफरेंट टाइमलाइन से, इवन टैक्सेशन के अंदर भी कोई चीज को कंपेयर करना है तो उसमें इन्फ्लेशन का बहुत ही बड़ा रोल है. तो वैसे ही ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में 2005 का वैल्यू है 10 लाख का और आज का 2020 का वैल्यू है 50 लाख. डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, हमें उसमें क्या करना होगा, इन्फ्लेशन ऐड करना होगा. तो 10 लाख के अंदर हमें इन्फ्लेशन ऐड करना होगा
तो हम 50 लाख के साथ कंपेयर कर पाएंगे। अगर हमने 50 लाख से डायरेक्टली कंपेयर कर पाएंगे तो फिर हमें एक्चुअल गेन हमारा मिल जाएगा। अगर किसी को भी, एक नॉर्मल इंसान को पूछो 40 लाख रुपया गेन है, बट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, टैक्सेशन रूल्स ऐसे नहीं चलते हैं। यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन को ऐड करना पड़ेगा 10 लाख के अंदर, ताकि हम उसको डायरेक्टली माइनस कर पाएंगे 50 लाख से। ओके, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स। ठीक है, उसका जो कंप्यूटेशन है, जैसे सैलरी का कंप्यूटेशन अलग था, हाउस प्रॉपर्टी का अलग था, बिजनेस एंड प्रोफेशन का अलग है, वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उसके केस के अंदर जो उसका कंप्यूटेशन है दैट इज डिफरेंट। सो सेल वैल्यू माइनस परचेज कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि आपने कितने में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा। ठीक है, ये नॉर्मल कॉस्ट हो गया। अगर मुझे किसी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा हमारे ये ट्रांजेक्शन में, तो 10 लाख रुपया होता। ठीक है, बट अगर किसी ने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा, यानी कि मतलब क्या होगा, 10 लाख में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद कॉस्ट यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, देन लेस। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब ये हमारे ट्रांजेक्शन में 2005 का घर है। ठीक है, हम बेच रहे हैं 2020 में, वी आर सेलिंग इन 2020। बट ओवर द इयर्स हमने कभी ना कभी घर में रिनोवेशन किया होगा, रिपेयर्स किया होगा, मेंटेनेंस वर्क किया होगा, सिविल वर्क किया होगा, फर्नीचर वर्क किया होगा, इलेक्ट्रिक वर्क किया होगा, एक्सेट्रा। टू मेंटेन दैट प्रॉपर्टी, द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए हमने रिपेयर्स एंड रिनोवेशन टाइमली बेसिस पे क्या होगा। तो वो भी हमारा कॉस्ट हो गया ना प्रॉपर्टी का। भले मैंने प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदा, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ा। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हमें उसका भी इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर समझो रिनोवेशन आपने 2010 में किया होगा फॉर द रुपीज ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख में क्या होगा। अब ये 2020 में आप बेच रहे हो, सो यहाँ पर 5 लाख नहीं आएगा, यहाँ पर 5 लाख में और क्या ऐड हो जाएगा, ओवर द इयर्स का इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा। सो 5 लाख रुपीज प्लस इन्फ्लेशन। सो वैसे ही यहाँ पर भी जैसे हम कॉस्ट के लिए कर रहे हैं, वैसे ही हमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए भी सेम मैनर में करना होगा। ओके, देन लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द ट्रांसफर और सेल ऑफ एसेट। यानी कि एसेट को बेचने के लिए कभी कभार हमें ब्रोकर हायर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा हमने अगर एडवर्टीजमेंट किया है, लीगल चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, ये सब माइनस हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पर सेल के केस में बायर पे करता है, तो वो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। सो बेसिक आप दो तीन चीजें माइनस कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट, ब्रोकरेज एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। दिस आर द 3 थिंग्स यू कैन माइनस। सो दिस इज द सेल कॉस्ट minus all other expenses towards that particular asset, and then finally you will arrive at a long term capital gain. So हम long term capital gain पे यहाँ पे arrive हो जाएंगे। So हमारा actual long term capital gain यहाँ पर आ जाएगा। So 50 में से 10 लाख माइनस कर दिया, डायरेक्टली हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बनता है। ठीक है, उसमें हमें ये सारे प्रोसीजरल, ये सारे पार्ट्स करने होंगे। तो जो हमारे एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब जो सेल वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है, अवर सेल वैल्यू 50 लाख रुपीज, जो हमारे क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आता है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट है ना, खुद ही डिसाइड करती है। ये जो लिस्ट है ये आपको गूगल पे आप डालोगे, दैट इज CII, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद प्रोवाइड करती है। उन्होंने 2001 को बेस ईयर माना गया है। 2001, 2002 को बेस ईयर माना गया है कि अगर 100 रुपया में, अगर 2001, 2002 में अगर 100 रुपया में कोई चीज आता था, तो आज खरीदने में जाओगे वो सेम चीज कितने में आएगा, तो 317 रुपए में आएगा 2021-22 में। तो ये हर साल लिस्ट कौन अपडेट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या हमें ये लिस्ट याद रखना है? नहीं, आपको लिस्ट याद नहीं रखना। अगर कोई भी कैपिटल गेन का केस होता है तो ये लिस्ट को आपको खाली रेफर करना है। ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर 2001-2002 में अगर कोई चीज 100 रुपए में आती थी, वही सेम चीज खरीदने जाओगे, समझो 2011 में खरीदने गए,
तो 184 की हो गई। क्यों? क्योंकि ओवर द इयर्स का इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, तो सेम वे में हमें क्या करना है, जो साल में हमने खरीदा है उसका CII हमें लेना है। तो हमने कब खरीदा था? 2005-2006 में घर खरीदा था। 1 अप्रैल 2005 में हमने घर खरीदा था। तो 117 रुपए में, अगर समझो जस्ट एग्जांपल, 117 रुपए में खरीदा, वही सेम घर अगर आप आज के टाइम पर खरीदने जाते हो, ओके, दैट इज द ईयर 2020-21, सो 301 रुपए में आएगा। यानी कि अगर कोई चीज आपने 117 रुपए में 2005-6 में खरीदी थी, सेम चीज उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 301 रुपीज। तो ये हमें क्या मिल गया? इक्वेशन मिल गया। हमें इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे इस तरह से कुछ इक्वेशन मिल जाता है हमें। ठीक है, कि ओवर ईयर लेट्स सी कि 2005-6 में 117 रुपए में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है। आज उसको सेम पे करने के लिए हमें 301 रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो अभी हमने घर कब खरीदा था? 2005 में खरीदा था। उसका वैल्यू कितना था? 10 लाख रुपए। यानी कि अगर 117 का वैल्यू आज के टाइम पे 301 रुपया है, तो 10 लाख का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आपको जब भी कैपिटल गेन का ऐसा ट्रांजेक्शन आता है तो CII लिख लो, ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ सेल का। ठीक है, उसके CII लिख लिया और जो भी परचेज वैल्यू है उसके नीचे डाल दो ऑन द ईयर ऑफ परचेज, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सो वंस यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो हम क्या करेंगे? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय, कि क्रॉस मल्टीप्लाई में सामने वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है या ऊपर वाले को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा रिवाइज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, यानी कि हमारा ये रिवाइज परचेस कॉस्ट हो गया। यानी कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हम आज खरीदने जाते, ये पर्टिकुलर घर अगर हम आज के टाइम पे खरीदने जाते, तो मुझे 2020 में 25 लाख रुपया भरना होता था। आई हैव टू पे 25,72,650 रुपीज। ठीक है, सो ये हो गया रिवाइज कॉस्ट। तो हमने क्या किया? 2005 से लेके आज तक उसके अंदर हमने इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया। सो ये अब कंपेरेबल है। तो यहाँ पर मैंने उसका भी बाइफर्गेशन दिया है, 10 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 117। ठीक है, अगर आपको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फंडा नहीं जमता है, यू फील डिफिकल्ट, सो आपके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड ऐसा है, 10 लाख इंटू CII ईयर ऑफ सेल, यानी कि जो साल में आपने बेचा वो CII आएगा, डिवाइडेड बाय CII ईयर ऑफ परचेज। तो ये फॉर्मूला है, आप कॉपी भी कर सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल लॉजिकल रीजनिंग दे रहा हूँ कि किस तरह से आप उसको कर सकते हो। बट यस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद द लॉजिकल रीजनिंग, यू कैन गो विद द फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो परचेज कॉस्ट इनटू CII ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII ईयर ऑफ परचेज। बहुत ही सिंपल है। CII कहाँ से मिलेगा हमें? दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। लिंक आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिंपल डालना है CII ईयर ऑफ CII लिस्ट एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, सो दिस इज अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो हमारे ये अब ये हमारा क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया कि 50 लाख में घर बेच रहे हो, उसका रिवाइज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख रुपया है। सो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 24,27,350 रुपया। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, यू कैन पॉज द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन चेक द कैलकुलेशन। Okay, so the capital gain tax is at the rate of 20% on the gain amount. अभी हमें ये गेन हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 24 लाख का, तो इसके ऊपर टैक्स तो भरना पड़ेगा। डिपार्टमेंट तो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, तो इसके ऊपर 20% यानी कि 24 लाख इंटू 20% रुपीज हमें भरना होगा एज अ कैपिटल गेन टैक्स। ओके, बट क्या सर ये टैक्सेशन से हम बच सकते हैं? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है टैक्सेशन से बचने के लिए? यस, बचने के लिए ऑप्शंस है, एग्जेम्पशन ऑप्शंस है। एग्जेम्पशन ऑप्शन यानी कि गवर्नमेंट हमें मौका देती है, गवर्नमेंट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट समवेयर, कि आपको जो भी गेन अमाउंट हुआ है ना, कहीं पे तो इन्वेस्ट कर दो गेन अमाउंट। ठीक है, गेन अमाउंट के बारे में 24,27,000 रुपए आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, तो ये आपको यहाँ पे लेस हो जाएगा एग्जेम्पशन, और बाकी और आपको टैक्स कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, तो आपका जीरो हो जाएगा। समझो 24 लाख में से आप 12 लाख इन्वेस्ट करते हो, तो 12 लाख बचा हुआ जो 12 लाख है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्सेशन लगेगा। तो समझो सपोज मेरा गेन है 50 रुपए, एग्जाम्पल,
ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला वहां पे मैं री इन्वेस्ट करता हूँ पूरा 50 रुपया या उससे ज्यादा, तो 50 से ऊपर होगा तो नहीं मिलेगा, बट 50 तक आप कर सकते हो तो कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका गेन है 50 रुपया, गवर्नमेंट ने बोला वहां पे आपने खाली 20 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 30 रुपए के ऊपर आपको टैक्स भरना होगा, यू हैव टू पे द टैक्स ऑन 30 रुपीज। ओके, अगर आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया तो 50 लाख आपका गेन है, 50 लाख इज योर गेन माइनस 0, and on 50 lakh on 50,000, sorry, on the 50 rupees you have to pay the capital gain taxation. So very simple equation कि जो भी गेन हुआ वो अगर पूरा का पूरा करते हो तो 0 हो जाएगा टैक्सेशन, अगर उसमें से थोड़ा करते हो तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं करते हो तो ऑब्वियसली पूरे के ऊपर आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा डायरेक्टली। तो 24 लाख इंटू 20%, सो इट इज अराउंड 4,80,000। ओके, सो अगर ये 4,80,000 से बचना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस के क्या कंडीशंस है, लेट्स सी दैट एज वेल।